हेलो दोस्तों, ये एनसीईआरटी क्लास 7 का पहला चैप्टर है और आपको ये सीक्वेंस वाइज पहले 7 का ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज अच्छा से समझा के फिर जो है आपको 7 के बाद 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 10 आएगा। इसी प्रकार से पहले आपको सीक्वेंस में यानी सीरीज बाय सीरीज आपको क्लासेस वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। तो चलिए आज का हम पहला क्लास देखते हैं। क्लास 7 का पहला चैप्टर है यानी पादपों में पोषण। तो पादपों में पोषण यानी पहला चैप्टर है। तो चलिए आगे की क्लास देखते हैं। क्लास जैसे है कि कक्षा, आपका क्वेश्चन है ऐसे कि कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन एक एवं खनिज भोजन के लिए घटक हैं। यानी भोजन के घटक कौन कौन होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वसा होते हैं, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है तथा इन्हें पोषक कहते हैं। तो पोषक किसे कहते हैं? जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हो उसे हम पोषक कहते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन एवं खनिज जो भोजन के घटक होते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। अब आता है कि कार्बोहाइड्रेट किससे प्राप्त होती है हमको? तो कार्बोहाइड्रेट जो है सबसे अधिक चावल से प्राप्त होती है। प्रोटीन दालें वगैरह, सोयाबीन वगैरह में प्रोटीन पाया जाता है। वसा जैसे कि आप तेल वगैरह यूज करें तो उसमें वसा यानी जैसे सबसे अधिक वसा जो होती है कार्बोहाइड्रेट में होती है। और विटामिन जो हम लोग जैसे कि सूर्य के किरण से हमें विटामिन डी मिल जाता है, तो ये भी विटामिन जैसे कि गाजर वगैरह खाते हैं तो विभिन्न तरह के जो फल है, फ्रूट्स है, साग है, सब्जी, इसमें अनेक प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। तो हम आगे देखेंगे कि कौन से विटामिन किस फसल मतलब किस फल से, किस भोजक पदार्थ से मिलते हैं। तो आगे की क्लास में देखते हैं इसको। अब आता है कि एक क्वेश्चन यहाँ ये भी बन जाता है कि कार्बोहाइड्रेट यानी समान मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और वसा है तो मनुष्य में जो ऊर्जा सबसे अधिक देगा वो कौन देगा? तो वसा देगा। ऊर्जा देने वाले किसे कहते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट को जो है ऊर्जा देने वाले कहा जाता है। ठीक है, आगे का टॉपिक देखते हैं कि सभी जीवों यानी सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप यानी पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, यानी पौधा जो है स्वयं अपना भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। यानी मानव सहित कोई भी प्राणी जो अपना भोजन नहीं बना सकता है। ठीक है, वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। यानी कहा कि पादप जो है अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जबकि मानव या मानव जैसे अन्य कोई प्राणी जो अपना भोजन नहीं बना पाता। ये भोजन प्राप्त करने के लिए मानव तथा अन्य प्राणी पर जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। अब आगे क्वेश्चन करा कि बूझो। एनसीईआरटी का एक खासियत है कि बूझो और पहेली दो ही चीज़ है और इसमें आपको क्वेश्चन एक जानने का मौका मिल जाता है। बूझो जानना चाहता है यानी बूझो जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। तो चलिए आइए इसका हम क्वेश्चन खोजते हैं कि बूझो चाह रही है कि भोजन किस प्रकार बनता है। अगला टॉपिक है कि पादपों में पोषण विधि, यानी पादप में जो है पोषण विधि किस प्रकार होती है। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं, यानी केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। यानी केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकता है। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। अब पादप कैसे खाना बनाते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है जो पादप के द्वारा किया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए पादप को क्या क्या जरूरत होती है? जल की जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल से जो है वो प्राप्त करता है। खनिज यानी पौधों के मूल यानी जड़ से जो है खनिज जो है पौधों को मिल जाता है।
और सूरज की रोशनी, ये सभी से मिलकर क्या करते हैं, पादप अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करके सजीवों के द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। यानी पोषण किसे कहते हैं, आपसे क्वेश्चन यही होगा कि पोषण किसे कहते हैं। तो पोषण किसे कहेंगे कि सजीवों के द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे है कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाती है। कह रहा है कि ये जो भोजन उपयोग किया जाता है विधि पोषण कहलाते हैं, और पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, यानी बनाते हैं। संश्लेषित का अर्थ है बनाना, तो बनाते हैं, संश्लेषित करते हैं या बनाते हैं तो स्वपोषण कहलाती है। अतः कह रहा है कि ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं, जो खुद भोजन बना ले, यानी वैसे पादप जो अपना भोजन खुद संश्लेषित कर ले, उसे हम क्या कहेंगे, स्वपोषी पादप कहेंगे। ठीक है, जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। तो कह रहा है कि जो अपना खाना खुद ना बना सके उसे हम विषमपोषी कहेंगे। वे पादप जो अपना भोजन स्वयं तैयार कर ले उसे हम स्वपोषी कहेंगे। तो पादप आ जाते हैं, ओनली फॉर स्वपोषी में पादप आ जाएगा, लेकिन विषमपोषी में मनुष्य भी आ जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेगा कि मनुष्य किस में आता है, तो मनुष्य जो आता है ये विषमपोषी में आता है। जानवर सभी विषमपोषी में आ जाता है। जो खुद खाना नहीं बना सके उसे हम विषमपोषी कहते हैं। तो इस तरीके से इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, विषमपोषी कहेंगे। तो आपसे क्वेश्चन होगा कि विषमपोषी किसे कहते हैं, तो जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादप द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। फिर आ गया पहेली। पहेली जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन क्यों नहीं बना सकता। तो क्यों नहीं बना सकता, तो पहेली के जवाब को आप सुलझाइए। याद रखिए कि जहाँ जहाँ हम हेडिंग्स करते हैं उस पॉइंट को याद रखिएगा। सभी एग्जाम में ये महत्वपूर्ण होता है और एनसीईआरटी एक बेस का काम करता है। अगर आपको एनसीईआरटी का अध्ययन लाइन बाय लाइन कर लिए तो आपको कहीं क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए, अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित है, यानी पादप जो भोजन बनाता है उसकी खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होते हैं अथवा केवल कुछ विशेष भाग में। पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं। खाद्य फैक्ट्रियाँ तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है। तो चलिए इस सभी प्रश्नों का हम उत्तर जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम है, यानी पादप जो खाना बनाने की प्रक्रम, यानी पादपों के खाना बनाने की जो प्रक्रम होती है, संश्लेषण यानी बनाने का जो क्रम होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। एक क्वेश्चन आपका ऐसा ही बन गया कि पादपों में खाना बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। अब आता है कि प्रकाश संश्लेषण में जैसे कहा कि पादप में खाद्य फैक्ट्रिया क्या है, तो अगला क्वेश्चन का उत्तर हो गया कि पत्तियाँ, यानी पत्तियाँ जो है, यानी पत्तियाँ पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ हैं। यानी एक क्वेश्चन यहाँ हो गया कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ किसे कहते हैं, तो ये पत्ती को कहा जाता है। यानी पादपों की खाद्य फैक्ट्री किसे कहते हैं, पत्ती को कहते हैं। ठीक है, अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुँचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ या मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। यानी पादप की जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है उसमें पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ किसे कहते हैं, तो पत्ती को बोलते हैं। सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचता कैसे है, तो मृदा में उपस्थित जल है, खनिज है। हम लोग जानते हैं कि मिट्टी में क्या क्या है, जल है, अवशोषण किया जाता है, खनिज है।
तो ये पौधे के जड़ होते हैं, यानी जड़ यानी मूल जिसे बोलते हैं, द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। यानी जल का और खनिज लवण का पौधा क्या करता है, जड़ों के द्वारा अवशोषित करता है। क्या करता है, जड़ों के द्वारा अवशोषित करता है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। अब फिर क्वेश्चन आ गया कि बूझो, जानना चाहता है कि जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पानी तक किस प्रकार पहुंचता है। तो पहले कहा कि कैसे खाना बनाता है, अब कह रहा है कि खनिज और जल जो है जड़ के द्वारा कैसे अवशोषित होकर जो है पत्ती तक पहुंचता है। तो आगे है, जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं, यानी तनों के माध्यम से पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों के द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। यानी कभी कभी पूछ लेगा कि पत्ती की सतह पर उपस्थित किसके द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है, तो रंध्र के द्वारा करती है। किसके द्वारा करती है, रंध्र के द्वारा करती है। अब कह रहा है कि कोशिका क्या होती है, यानी कोशिका के बारे में चर्चा दिया गया कि कोशिका क्या होती है। तो हम देखते हैं कोशिका क्या है, यानी सेल जिसे हम बोलते हैं। कोशिका यानी सेल की हम बात करते हैं। कोशिका कह रहा है कि आपने कोशिका के बारे में आपसे कह रहा है कि कोशिका क्या होता है। ठीक है, कोशिका के बारे में हम जानते हैं। कोशिका, आपने देखा है कि इमारतें ईंटों से बनती है, यानी इमारत जो बनती है ईंट से बनती है। इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कोशिका कहलाती है। यानी मानव शरीर हो या सजीव कुछ भी कोई भी हो, उसका जो शरीर है एक सूक्ष्म इकाई से मिलकर बनती है, ये कोशिका से बनती है। ठीक है, कोशिका को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है, जिसे क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। यानी कोशिका जो घिरी होती है बाह्य संरचना के द्वारा, उसे क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब देखिए, ये है कोशिका का आरेख। यानी कोशिका हम जान गए कि सजीवों के शरीर की सूक्ष्म इकाई कोशिका होती है, यानी ये कोशिका हो गया। अब कह रहा है कि कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहती है। तो कोशिका की जो बाउंड्री है, ये जो घेरे हुआ है, इसे क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। नहीं, कोशिका के चारों ओर जो बाउंड्री टाइप से संरचना होती है उसे क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है जो केंद्रक कहलाती है। तो इसके बीच में, कोशिका के बीच में एक सुस्पष्ट संरचना ये है, इसे क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। ठीक है, और केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है, जिसे कोशिका द्रव कहते हैं। तो केंद्रक ये जेली, छोटा छोटा जेली है, ये सब क्या है, जेली है, तो जेली के समान है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम कोशिका द्रव कहते हैं। अब कोशिका के बारे में हम समझते हैं। अब जब आगे क्लास में जाइएगा तो बेहतर तरीका से कोशिका के बारे में जान सकते हैं, लेकिन हम आपको यहीं बता देते हैं। कोशिका यानी सेल की बात करें कि सेल यानी कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया था, तो याद रखिए कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था। कब, तो 1665 ईस्वी में किया था। अब आता है कि कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में किया था। एक और क्वेश्चन बनता है कि मानव शरीर की क्रियात्मक इकाई क्या होती है। तो मानव शरीर की जो क्रियात्मक इकाई होती है वो होती है सेल कहलाता है, यानी कोशिका कहलाता है। क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। सेल से ही अंग का निर्माण होता है और अंग से ही शरीर का निर्माण होता है। यानी छोटे छोटे सेल जब जुड़ के बनता है तो क्या करता है, अंग बनाता है, और अंग क्या करता है, फिर शरीर बनाता है। तो इसे हम आगे की क्लास में देखेंगे। यानी उत्तक का निर्माण करता है, यानी कोशिका जो जम के क्या करता है, उत्तक, और फिर उत्तक क्या करता है, अंग का निर्माण करता है। आपसे क्वेश्चन करा कि केंद्रक की खोज किसने किया था। तो केंद्रक की खोज जो है आपसे पूछ लेगा कभी कभी क्वेश्चन कि केंद्रक यानी न्यूक्लियस की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अब आता है कि कोशिका, ये कोशिका की संरचना है, और हम जानते हैं कि बाहरी संरचना को जो है, कोशिका को जो घेरे रहता है उसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका के अंदर जेली की तरह यानी द्रव वाला जो पदार्थ होता है उसे कोशिका द्रव कहते हैं, और ये संरचनाएं केंद्रक कहलाता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इसको अच्छा तरीका से। आगे के चैप्टर में आप इसको बेहतर से पढ़िएगा। ठीक है, अब आपसे अगला क्या कह रहा है कि यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ये रंध्र जो होते हैं द्वार कोशिका के द्वारा घिरी होती है, यानी पत्ती जो होती है, जैसे मान लेते हैं कि ये पत्ती है, मान लीजिए कि ये पत्ती है। ठीक है, ये पत्ती है। इस पत्ती में छोटे 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 बूंद आकार के छिद्र होते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे हम रंध्र बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं,
रंध्र बोलते हैं। इसी के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान जब पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से जो खींचती है, तो पौधों में कैसे कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, तो ये रंध्र के माध्यम से ही जाती है। ठीक है, तो छोटे छोटे जो बूंद टाइप से होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पत्ती में रंध्र होते हैं। यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं और ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। यानी ऐसे छिद्रों को क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। यानी पत्ती पर जो छोटा छोटा छिद्र होता है उसे हम रंध्र कहते हैं और ये द्वार कोशिकाओं के द्वारा घिरे होते हैं। ठीक है, द्वार कोशिका के द्वारा घिरे होते हैं। यानी रंध्र किसके द्वारा घिरा होता है, तो द्वार कोशिका के द्वारा घिरा होता है, ये याद रखिएगा। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। करा कि जल और खनिज जो है, जल और खनिज पत्तियों तक कैसे पहुंचाए जाते हैं, तो वाहिकाओं के द्वारा पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, ये वाहिकाएं नली के समान होती है तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। ठीक है, पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती है। पादपों में पदार्थ के परिवहन के विषय में आप अध्याय 7 में पढ़ेंगे। तो पादपों में करा कि पादपों में परिवहन, यानी क्वेश्चन करा है, बूझो जानना चाहती थी कि ये जल है और खनिज है, पौधों में जड़ से पत्तियों तक कैसे पहुंचती है। तो एक वाहिकाएं होती है, ठीक है, जिसे हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं, आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ वाहिकाएं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती है तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग का निर्माण की करती है, यानी बनाती है। ठीक है, तो आप जान गए कि जल और खनिज पौधों में कैसे पत्ती तक पहुंचती है, तो वाहिका के द्वारा, यही से याद रखना है। ठीक है, अब फिर करा कि पहली जानना चाहती है कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता है कि ये खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती है परंतु पादप के दूसरे भाग में नहीं। तो ये कह रहा है कि दूसरे भाग में नहीं। तो आप जानते हैं कि पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है, यानी पत्ती में क्या होता है, एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, यानी क्लोरोफिल कहते हैं। तो याद रखिएगा कि क्लोरोफिल का जो रंग होता है हरा, यानी पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि पादपों के पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है, तो हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। अब है क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश यानी सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। यानी क्लोरोफिल जो है, पत्ती सूर्य के प्रकाश को जो संग्रहण करेगा वो पत्ती को कौन मदद करेगा, क्लोरोफिल मदद करेगा। ठीक है, इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। यानी सौर ऊर्जा का जो प्रयोग है जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। तो याद रखिएगा कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा का संग्रह करने में पत्ती की सहायता करता है। तो कौन करता है, क्लोरोफिल करता है। ठीक है, आगे है क्योंकि खाद्य संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि खाद्य संश्लेषण क्वेश्चन कर रहा है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, यानी खाद्य संश्लेषण का प्रकाश की उपस्थिति में होता है। ठीक है, इसीलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। यानी क्वेश्चन करा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक होते हैं वो क्या क्या होते हैं, यहाँ समझ लेते हैं। सूर्य का प्रकाश चाहिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए। ठीक है, यानी पहला सूर्य का प्रकाश होनी चाहिए, जल होनी चाहिए, खनिज लवण होनी चाहिए जो मिट्टी के द्वारा हो जाएगा, खनिज लवण हो जाएगा जो मिट्टी से मिल जाएगा, उसका जल हो गया, खनिज लवण हो गया, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। तो पौधों को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करने के लिए सूर्य का प्रकाश होनी चाहिए, जल होनी चाहिए, खनिज लवण होनी चाहिए और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए। तो इससे प्रकाश संश्लेषण हो जाता है। संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। क्या है, एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। तो सभी जीवों के लिए सूर्य जो है क्या है, ऊर्जा का चरम स्रोत होता है। तो याद रखिएगा
कराए कि पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद के रूप में संचित हो जाती है, अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का एकमात्र चरम स्रोत है। तो सभी जीवों के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? सूर्य होता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा, यानी अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा, ये आपसे कह रहा कि प्रकाश संश्लेषण अगर नहीं होगा तो क्या होगा। आप देखिए कि प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद उपलब्ध नहीं होगा, यानी प्रकाश संश्लेषण यानी पादप प्रकाश संश्लेषण ही नहीं करेगा तो स्वाभाविक बात है कि खाद का संश्लेषण भी नहीं होगा, यानी खाद उपलब्ध ही नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। क्या करता है? निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। ठीक है, निर्मित होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है, यानी प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन असंभव है। आपसे क्वेश्चन करा है कि प्रकाश संश्लेषण अगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा पृथ्वी पर तो होगा क्या। तो कहा कि प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण नहीं बनेगा तो पादप भोजन का निर्माण ही नहीं करेगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजनों पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है, यानी प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो भोजन उपलब्ध नहीं होगा, और भोजन उपलब्ध नहीं होगा तो सभी जीव जो है पादप एवं पादप उत्पाद पे परोक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से निर्भर करता है। सबसे जरूरी बात तो ऑक्सीजन का विमोचन ही नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान ही तो ऑक्सीजन जल से प्राप्त होती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेती है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान जो है ऑक्सीजन किससे मिलती है, तो ये ऑक्सीजन जो मिलती है आपको जल से मिलती है। तो प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में जीवन असंभव है, ये बूझो का क्वेश्चन था और उसका आंसर मिल गया कि प्रकाश संश्लेषण अगर नहीं होगा तो पृथ्वी पर जीवन असंभव माना जाएगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। इस प्रक्रम को निम्नलिखित समीकरण के द्वारा दर्शाया गया है, जो इसको देखिए। अब इसको दर्शाया कैसे देखिए। पादप जो है प्रकाश संश्लेषण कैसे करेगा, तो मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ले लेगा जो पत्ती के रंध्र के द्वारा प्रवेश करेगा, जल ये मिट्टी से जड़ के द्वारा ले लेगा, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल यानी पत्ती में क्लोरोफिल होता है तो सूर्य का प्रकाश आएगा किस पे, पत्ती पे आएगा, तो क्लोरोफिल क्या करेगा, इस सब को चेंज करके कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बना देगा। तो आपसे याद रखिएगा कि ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के दौरान किससे प्राप्त होता है, तो जल से प्राप्त होता है, यानी ऑक्सीजन जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान किससे प्राप्त होता है, तो जल से होता है। ठीक है, आगे करा कि इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है और कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड यानी स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। क्या हो जाता है, संचित हो जाता है, संचित हो जाता है। तो याद रखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में ऑक्सीजन का क्या होता है, निर्मुक्त मतलब निकलना, यानी ऑक्सीजन बनता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, अंततः पत्तियों में मंड यानी स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बोहाइड्रेट पत्ती में किस रूप में संचित हो जाता है, तो हो जाता है स्टार्च यानी मंड के रूप में होता है। इसको याद रखिए कि स्टार्च यानी मंड के रूप में होता है। ठीक है, अब देखिए ये पत्ती का कुछ फिगर है। ठीक है, ये पत्ती का फिगर है, आप देख सकते हैं। देखिए ये क्लोरोफिल है यानी पत्ती की काट है, तो द्वार कोशिका यानी ये रंध्र है, छोटा छोटा रंध्र, यानी मान लीजिए ये रंध्र हो गया, ये जो बूंद का बना ये रंध्र हो गया, और रंध्र को जो चारों ओर से घेरता कौन है, द्वार कोशिका घेरा हुआ है, और ये क्लोरोफिल यानी क्लोरोफिल है। तो हम जानते हैं कि पत्तियों का जो हरा रंग है किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। पत्ती का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। एक क्वेश्चन ऐसे ही बन गया, यानी रंध्रीय द्वार और इसको द्वार कोशिका घेरे हुआ है, तो क्लोरोफिल युक्त कोशिका दर्शाते हुए किसी पत्ती का काट चित्र है। ठीक है, क्या है, ये काट चित्र है। चलिए आगे देखते हैं, यानी मंड के रूप में क्या होता है, संचित हो जाता है। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। यानी क्वेश्चन होगा कि प्रकाश संश्लेषण होना पत्ती में किसका
होने के कारण होगा। तो स्टार्च यानी मंड की उपस्थिति में। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो याद रखिएगा, आपसे पूछ लेगा कि जो स्टार्च है ये क्या है, यानी स्टार्च ये एक प्रकार का क्या है। तो स्टार्च जो होता है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। यानी स्टार्च जो होता है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? हाइड्रेट होता है। हाइड्रेट होता है यानी कार्बोहाइड्रेट होता है। यानी स्टार्च क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है। आप देखिए क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए व्यवस्था चित्र है ये। देखिए इसमें क्या है, व्यवस्था चित्र में क्या सब है सो देखिए। करा कि पौधा है, ये पौधा का जड़ है, यानी पौधा है और पौधा का जड़ है। यहाँ पे क्या है? तो ये जल है और जल के साथ क्या है? मिट्टी भी है, और मिट्टी में क्या होते हैं? खनिज होते हैं। यानी मिट्टी में क्या हो जाएगा? खनिज हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए पत्ती क्या करेगा? सौर ऊर्जा इस पर पड़ेगा, यानी सूर्य का रोशनी देख रहे हैं, सौर ऊर्जा पड़ेगा। यहाँ क्या है? क्लोरोफिल है। क्या है? क्लोरोफिल है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल से पत्ती संग्रहित करेगा, यानी अवशोषण करेगा। तो पत्ती रंध्र के द्वारा करता है और ऑक्सीजन को निर्मुक्त करता दिखा रहा है। पत्तियों में क्लोरोफिल, यानी पत्तियों में हरा रंग, ये क्लोरोफिल के कारण होता है। यानी पत्ती में जो हरा रंग है वो किसके कारण होता है? तो ये होता है क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, क्लोरोफिल के कारण होता है, याद रखिएगा इसको। अब आगे कह रहा है कि बूझों ने देखा कि कुछ पादपों की पत्तियां गहरी लाल, बैंगनी अथवा भूरे रंग की होती है। वह जानना चाहती है कि क्या इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। अभी तक जो प्रकाश संश्लेषण आपने देखा वो हरी पत्ती में हो रहा था, लेकिन बूझों के मन में विचार आया कि क्या गहरी लाल, बैंगनी अथवा भूरे में भी प्रकाश संश्लेषण होती है। तो आइए जानते हैं कि होता है कि नहीं होता है। कहा कि पत्तियों के अंतरिक्त, यानी पत्तियों के अंतरिक्त पादपों के दूसरे हरे भाग जैसे कि हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पत्ती के अंतरिक्त, यानी पादप में पत्ती के अंतरिक्त भी पादप के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तना हो गया, हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। यानी पौधे के जितने भी हरे भाग होंगे उसमें प्रकाश संश्लेषण होगा। अब आता है कि मरुस्थलीय पादपों में बाष्प उत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां साल्क अथवा सूल रूपी हो जाती है। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। यानी तना के माध्यम से जो प्रकाश संश्लेषण होगा ये मरुस्थलीय पादप करेगा। ठीक है, यानी कह रहा है कि पत्ती के अंतरिक्त पादप के वे हरे भाग, यानी पादप के वे प्रत्येक हरे भाग जैसा कि हरे तना, हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होती है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल का क्षय कम होने के कारण क्या होता है? यहाँ पत्ती वहाँ के पौधे में नहीं होता। पत्ती किस रूप में परिवर्तित हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं आपको, पत्ती होती है लेकिन रूपांतरित हो जाती है किस रूप में? ये आपको सल्क या शुल्क रूपी हो जाती है। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। आपसे क्वेश्चन होगा कि मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां किस रूप में रूपांतरित हो जाती है? तो सल्क एवं शुल्क के रूप में हो जाता है। तो समझ गए इतना बात। अब आ कह रहा है कि इसको हम पढ़ेंगे। जैसे कह रहा है क्या कि एक ही प्रकार के पादपों के दो गमले लीजिए। एक को अंधकार अथवा काले बॉक्स में 72 घंटे के लिए रखें तथा दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखिए। दोनों पत्तियों यानी दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे कक्षा 6 में किया था। आप अवलोकनों को नोट कीजिए। अब उस गमले में जिसने आपने अंधकार में रखा 3 से 4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए तथा पुनः इसकी पत्ती पर आयोडीन परीक्षण कीजिए। अपने परीक्षण को अपनी नोटबुक में लिखें। अब कह रहा है कि हरी पत्ती यानी हरी पत्ती के अतिरिक्त अन्य वर्ण रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। यानी क्या क्वेश्चन था कि क्या बूझो जानना चाहती थी, उसी क्वेश्चन का आंसर है कि बूझो जानना चाहती थी कि क्या हरे यानी हरी पत्ती के अलावा क्या गहरी गुलाबी पीली पत्ती में भी प्रकाश संश्लेषण होती है। तो आप सुन लीजिए इसका आंसर क्या होगा कि हरी पत्ती के अतिरिक्त अन्य वर्ण रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं अर्थात ढक लेते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। यानी प्रकाश संश्लेषण किसी भी प्रकार का पत्ती होगा उसमें होगा। यानी कह रहा है कि उपस्थित यानी हरी पत्ती के अतिरिक्त अन्य वर्ण रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन यानी उसका
कम कर देता है, अर्थात ढक देते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण, आपसे क्वेश्चन ऐसे कोई पूछ ले कि प्रकाश संश्लेषण केवल हरी पत्ती में होता है, तो नहीं। प्रकाश संश्लेषण हरी पत्ती के अलावा, हरे रंग की पत्ती के अलावा गहरा गुलाबी में भी होगा, पीले में होगा, चितर बितर जितना भी पत्ता होगा उसमें क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण सभी रंगों में, सभी रंग की पत्ती में होते हैं। ठीक है, आपने गीली दीवारों पर, तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंकी कई काय जैसे पादप देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, जिन्हें शैवाल कहते हैं। क्या आप कल्पना, क्वेश्चन है कि आपने कहा कि आपने गीली दीवारों पर, क्वेश्चन है कि आपने गीली दीवारों पर, तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंकी यानी अवपंकी काय जैसा पादप देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं, बनते हैं, जिन्हें शैवाल कहते हैं। यानी शैवाल, यानी आपके आप जब घर आंगन में आपके क्या होते हैं, बरसात के समय में, जब बारिश के समय में देखिएगा हरा हरा रंग का एक पदार्थ आपके दीवार में हो गया, आपके चापाकल के जो चबूतरे वगैरह होते हैं उस पर हो जाते हैं, तो ये अपंगी क्या होते हैं, तो इन्हें हम शैवाल कहते हैं। शैवाल का अध्ययन यानी फाइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, आप कल्पना, यानी आप जो है कल्पना, क्वेश्चन है कि आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है। इनमें क्लोरोफिल होता है, यानी इनका रंग हरा क्यों होता है, तो इनका आंसर है कि इनमें क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण ये हरे रंग के दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो कह रहा है कि आपकी दीवार वगैरह पे जो ये शैवाल होते हैं, शैवाल हरा क्यों होता है, क्योंकि हरा तभी होगा जब उसमें क्लोरोफिल होगा। जैसे हमने पढ़ा कि पत्ती हरे रंग का क्यों दिखाई देता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण ये हरे दिखाई देते। तो शैवाल में भी क्लोरोफिल पाया जाता है और शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण करता है। तो याद रखिएगा कि शैवाल भी जो है प्रकाश संश्लेषण करता है। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण करता है। और आगे देखते हैं, कह रहा है कि पादपों, क्वेश्चन है कि पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। तो पादप में कार्बोहाइड्रेट के अंतरिक्त जो है अन्य खाद्यों का संश्लेषण। अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप यानी पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं। तो याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट जो बनते हैं कार्बन से बनता है, कार्बन से बनता है, हाइड्रोजन से बनता है और ऑक्सीजन से बनता है, यानी CHO। यानी कार्बोहाइड्रेट जो बनता है 3 से मिलकर बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो याद रखने की चीज़ क्या है कि कार्बोहाइड्रेट 3 चीज़ों से बनता है। CHO यानी याद रखेंगे CHO यानी C से कार्बन, H से हाइड्रोजन और O से ऑक्सीजन से मिलकर बनता है कार्बोहाइड्रेट, बनते हैं। इसका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है, जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होते हैं। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है। तो अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ देखेंगे कि प्रोटीन, यानी प्रोटीन जो है, प्रोटीन कैसा पदार्थ है, तो नाइट्रोजनी पदार्थ है। और नाइट्रोजन, प्रोटीन जो है नाइट्रोजनी पदार्थ है, जिसमें कार्बन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं और हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होते हैं। तो प्रोटीन में क्या क्या पाया जाएगा, प्रोटीन में नाइट्रोजन यानी N पाया जाएगा, कार्बन भी पाया जाएगा, ऑक्सीजन भी पाया जाएगा और हाइड्रोजन भी पाया जाएगा। तो NCHO यानी हम पढ़ सकते हैं नखो यानी NCHO। तो N से क्या होगा, यानी प्रोटीन में क्या क्या पाया जाएगा, NCHO पाया जाएगा। तो N से नाइट्रोजन, C से कार्बन, O से ऑक्सीजन और H से हाइड्रोजन। तो प्रोटीन में क्या क्या पाए जाते हैं, तो याद रखेंगे कि प्रोटीन एक नाइट्रोजनी पदार्थ है, यानी प्रोटीन क्या है, एक नाइट्रोजनी पदार्थ है, जिनमें जो है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होते हैं। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है, तो पादप को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होते हैं, यदि याद कीजिए कि वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो वायु में नाइट्रोजन जो होती है कितने % होता है, 78% वायु में नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना, 78%, यानी वायु में जो नाइट्रोजन है वो 78% पाया जाता है। ठीक है, वायु में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, यानी वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है।
पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। ठीक है, निर्मुक्त करते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं जिनमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है। इस प्रकार अन्य संगठनों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की जो है नाइट्रोजन मांग भी मांग की आपूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद के अन्य संगठकों जैसे कि प्रोटीन, वसा का भी संश्लेषण करते हैं। तो क्वेश्चन ये समझाना चाह रहा है कि वायुमंडल में तो नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में है, तो कितने परसेंट में है? तो 78% है। ठीक है, लेकिन वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधा नहीं संश्लेषित कर सकता। उसके लिए मिट्टी के पौधे के जड़ों में क्या पाया जाता है? राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। ये क्या करते हैं? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जो है नाइट्रेट में बदल देता है और फिर ये नाइट्रेट पौधा जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है। वो कैसे? तो जल के माध्यम से वो खींचकर यानी अवशोषित होकर जो है पेड़ पौधों में चले जाते हैं। ठीक है, तो यही नाइट्रोजन है। क्योंकि नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में, तो ये नहीं समझिएगा कि वायुमंडल से डायरेक्ट नाइट्रोजन ट्रांसफर हो जाएगा। ये राइजोबियम नामक बैक्टीरिया के द्वारा पौधों में जल के माध्यम से ऊपर आ जाता है। पादपों में पोषण की अन्य विधि क्या क्या है? यानी पादपों में पोषण की अन्य विधि, कुछ पादप पौधे ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। वे कैसे जीवित रहते हैं तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं? मनुष्य तथा अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। ये विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। ये विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। तो हम जानते हैं कि जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते उसे हम विषम पोषी कहते हैं। तो ये विषम पोषी प्रणाली का प्रयोग करेंगे। जो भी पादप अपना भोजन खुद संश्लेषित नहीं करता या जैसे कि मनुष्य भी नहीं करता, तो ये क्या है? विषम पोषी प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। विषम पोषी प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन है कि आप देखेंगे अमरबेल का पादप है, यानी संरचना में फिगर में दिया गया जो अमरबेल का पादप है इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। यानी अमरबेल के पादप में ये देखिए अमरबेल का पादप है, ये जो पीला पीला भाग है, ये जो पीला पीला भाग है ये अमरबेल का पादप है। ये पीला पीला जो भाग देखते हैं ये अमरबेल का पादप है। तो वही चीज़ आपसे समझाना चाह रहा है कि अमरबेल यानी अमरबेल का पादप है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। यानी अमरबेल के पौधों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है। ठीक है, यानी अमरबेल का पौधा क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता नहीं है और ये प्रकाश संश्लेषण कर नहीं सकता क्योंकि क्लोरोफिल तो जरूरी है। ठीक है, तो ये जिस पादप पे आरोहित होता है, यानी जिस पे आरोहित का मतलब क्या? लटकना। जैसे कि आप देखिएगा पीपर का पेड़ वगैरह सब जब गांव घर में देखिएगा तो क्या होता है कि उस पर एक लत्ती टाइप से लटक जाता है। आपके जंगल वगैरह में भी देखिएगा लटक जाता है, तो वो जो है अमरबेल का पादप टाइप से होता है, अमरबेल का पादप होता है। ठीक है, तो अमरबेल का पादप कहीं पर भी जिस पौधा पर चढ़ के रहेगा, आरोही रूप में रहेगा, तो किसका वह पादप क्या कहलाएगा? तो वह पादप जो कहलाएगा वो परपोषी कहलाता है। यानी जिस पौधा पे अमरबेल का पौधा आरोहित रहेगा वो परपोषी कहलाता है। क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी की अमूल पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। यानी अमरबेल का पौधा जो हो जाएगा परजीवी का उदाहरण हो जाएगा। इसका सीधा सी सिंपल है कि अमरबेल का पौधा जिस पौधे पे आरोहित होता है वो परपोषी होंगे, जबकि अमरबेल का पौधा जो होगा परजीवी होगा। यानी अमरबेल का पौधा क्या होगा? परजीवी हो जाएगा। जैसे देखिए ये अमरबेल है, क्या है? अमरबेल है। यानी हम देखते हैं कि ये जो है अमरबेल है, क्या है? ये अमरबेल है। यानी पीला पीला जो भाग देखते हैं ये अमरबेल का पौधा है। ठीक है, और ये हरा भाग देखते हैं जो कोई दूसरा पौधा है। तो इस दूसरे पौधे पे जो अमरबेल का पौधा आरोहित है यानी पड़ा है, यानी हम कह सकते हैं
कि पड़ा है जिस पे लतर रहा है, तो ये जिस पे लतर रहा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे, उसको जो हम कहा जाता है, क्या कहा जाता है, परपोषी कहते हैं, यानी उसको हम कहते हैं परपोषी, यानी उसको कहते हैं परपोषी कहते हैं। लेकिन अमरबेल का जो पौधा, ये पीला पीला भाग जो देख रहे हैं, ये पीला पीला भाग जो देखते हैं, इसे हम परजीवी बोलेंगे, इसको क्या कहेंगे, परजीवी बोलेंगे, क्योंकि ये अपना भोजन संश्लेषित नहीं करता। ठीक है, तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि अमरबेल के पौधा में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो कहेंगे नहीं, यानी अमरबेल के पौधा में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। अमरबेल का पौधा जो है अपना प्रकाश संश्लेषण करता है, तो नहीं करता है, ये भी नहीं करेगा। अमरबेल के पौधा को परजीवी कहते हैं, तो सही बात है, अमरबेल के पौधा को परजीवी कहते हैं। और अमरबेल का पौधा जिस पादप पे आरोहित होता है उसे हम क्या कहेंगे, परपोषी कहेंगे। क्या कहेंगे, परपोषी कहेंगे। ठीक है ना, तब परपोषी कहेंगे। फिर से देख लीजिए, देखिए अमरबेल का पौधा जो होता है वो परजीवी कहलाता है, जबकि जिस पे आरोहित होता है वो परपोषी कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है कि अमरबेल का पौधा क्या है, तो अमरबेल का पौधा जो होता है ये परजीवी, यानी ये परजीवी का उदाहरण होता है। अमरबेल का पौधा परजीवी का उदाहरण होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि आपको इस विचार करना चाहिए कि आपके अध्यापक ने इस विषय पर क्या चर्चा की, यानी आपके जो अध्यापक कह रहा है कि अमरबेल के पौधा पर क्या चर्चा की थी, अमरबेल के पौधा पर क्या चर्चा की थी। ठीक है, अब नाइट्रोजन की परजीवी होते, अब आते हैं कि पहेली क्या खाता है। पहेली जानना चाहती है कि क्या हमारा रक्त चूसने वाला मच्छर, खटमल, जू, जोंक भी परजीवी है, तो क्या है, परजीवी है कि नहीं, ये देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि क्या आपने ऐसे पादपों को देखा अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं। कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं, क्या यह विस्मयकारी नहीं है। ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं, यानी कीटभक्षी पौधा जो है हरे, यानी कीटभक्षी पौधा हो गया जो कीटों को पकड़ते हैं, ये हरे रंग के भी हो सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे पौधे हरे या अन्य रंग के भी हो सकते हैं। ठीक है, सो आपको कहना रहा है, आप कह रहा है कि पादप को देखिए, एक फिगर दिया है, इसकी घरे यानी घट के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। यानी ये जो है आपको 1.6 की बात कर रहा है, तो 1.6 ये देखिए 1.6 है, ये घटपर्णी का पौधा है। ठीक है, 1.6 ये घटपर्णी यानी फीचर पादप, यानी घटपर्णी को पीचर पादप, सॉरी फीचर नहीं पीचर बोलते हैं। तो घटपर्णी यानी पीचर पादप में घड़े एवं ढक्कन जैसी संरचना होती है। तो ये जो है घटपर्णी का पौधा है जिसे हम पीचर पादप भी बोलते हैं। ठीक है, और ये घट रूपांतरित पत्ती है, यानी ये घट जो बना है ये इस पौधा का रूपांतरित पत्ती बना है। तो क्वेश्चन ऐसे ही होगा कि पीचर पादप यानी घटपर्णी के पादप जो घट बनाता है वो किसका होता है, तो पत्ती का होता है। किसका, पौधे के पत्ती का होता है, घटपर्णी के पौधे का पत्ती का होता है। ठीक है, अब देखिए पादप को आप देख लिए। अब देखिए करा कि इसके घड़े यानी घट के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढकेलते रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। ठीक है, जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो उसके रोमों के यानी उसके रोमों के बीच फंस जाता है, यानी कोई कीट फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप को कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। बीनस फ्लाईट्रेप यानी बीनस फ्लाईट्रेप सेनरियू कीटभक्षी पादप के दो उदाहरण हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। यानी करा कि कीटभक्षी पादप तो एक हो गया घटपर्णी यानी पीचर प्लांट हो गया, दूसरा हो गया बीनस फ्लाईट्रेप हो गया और तीसरा हो गया संडीव कीटभक्षी। ठीक है, संडीव कीटभक्षी हो गया। अब आता है कि मृतजीवी क्या होता है। मृतजीवी यानी मृतजीवी होता क्या है। ठीक है, मृतजीवी की बात करते हैं। आपने बाजार में छत्रक यानी मशरूम यानी क्या है, छत्रक यानी मशरूम बिकते देखा होगा। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों अथवा तने या छाल पर छाते के समान संरचना के गुच्छे भी आपने देखा होगा। आइए देखें कि जीवन यापन हेतु
इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है और इन्हें कहाँ से प्राप्त होते हैं। आप हमेशा देखिए कि बरसात के दिनों में जैसे कि जहाँ पे गोबर वोबर का ढेरी होगा वहाँ पे एक छत्ता आकार का वाइट कलर का कुछ जामुनी कलर का वो क्या छत्ते के आकार का उग जाता है, उसे क्या कहते हैं, मशरूम या कवक कहा जाता है। क्या कहते हैं, मशरूम को छत्रक या कवक भी बोलते हैं। मशरूम को कवक बोला जाता है या छत्रक भी बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। बूझो बूझो जानना चाहता है कि ये जीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं, यानी कौन, मशरूम। ठीक है, इन्हें प्राणियों के समान मुख नहीं होता, ये हरे पादप के समान भी नहीं होते, इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, अतः ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का संश्लेषण, यानी ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का संश्लेषण नहीं कर सकते। ठीक है, ये नहीं कर सकते, इसके बारे में बता रहा है। ये है छत्रक, देखिए ये है छत्रक का फिगर हो गया आपको, और ये इसका हो गया, यानी छत्रक के पैकेट सड़ी गली वस्तु पर उगा। ठीक है ना, छत्रक के आप देखिए यहाँ पे ब्रेड की बात कर रहा है। आप कह रहा है कि ब्रेड, क्वेश्चन है कि इस रोटी वगैरह जो सड़ी गली रोटी होती है 2-3 दिन जब छोड़ दीजिएगा उस पर काला काला धब्बा बन जाएगा। ये धब्बे किस रंग के हैं, किसी आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका अवलोकन कीजिए, अपने प्रक्षेपणों को नोटबुक में लिखिए और बहुत संभव है कि आपको रुई के धागे के समान संरचना दिखाई पड़ते हैं। यानी इस पर जो रोटी वगैरह जब आप 2-3 दिन छोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, उस पर फंगस यानी उजला उजला सा एक परत जम जाएगा, काला बन जाएगा। तो ये क्या होता है, ये धब्बा कैसा होता है, उसी के बारे में कह रहा है। तो जैसे कह रहा है कि वो धब्बा क्या होता है, यह जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। ठीक है, इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुओं जैव पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उसे साधारण व विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात इस विलियन का देखिए ब्रेड पर, इस विलियन पर उगती कवक यानी ये सब काला काला जो कवक है भोजन का क्या करता है, ये भोजन के रूपों में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत अथवा विघटित जैविक पदार्थों से पोषण यानी पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाती है। यानी मृतजीवी पोषण कहलाती है। जैसे अगर हम जानते हैं कि मृतजीवी पोषण जैसे कवक और फंजाई करता है तो ये क्या होता है। ठीक है, तो मृतजीवी पोषण इसी को कहते हैं। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव को मृतजीवी कहलाते हैं। यानी क्वेश्चन, मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। तो मृतजीवी कौन कौन कहलाएगा, तो मृतजीवी जो कहलाएगा ये आप देख लीजिए, मृतजीवी यानी कवक या फंजाई, कवक जो होता है मृतजीवी कहलाता है। तो याद रखिए कि मृतजीवी जीव कौन कहलाएंगे, तो कवक कहलाएंगे। ठीक है ना, कवक जो है मृतजीवी जीव कहलाएगा, कवक, या इसे ही फंजाई बोलते हैं। कवक से कौन सा रोग होगा, तो दाद होगा। ठीक है ना, ये सब दाद सब जो है कवक के द्वारा होता है। अब आता है कि कवक यानी फंजाई अचार, चमड़े, कपड़े व अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम्र एवं उष्ण हो। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती है। तो कवक किस ऋतु में सबसे अधिक वृद्धि करता है, तो वर्षा ऋतु। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तु कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती है। अपने अभिभावकों से कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा कीजिए। ठीक है, जैसे कि आप देखिएगा, अब कह रहा है कि पहेली को याद है कि उसके सुंदर जूते जिन्हें वह विशेष अवसरों पर पहनती थी वर्षा ऋतु में कवक के कारण खराब हो गए। वह जानना चाहते कि वर्षा ऋतु में कवक अचानक कैसे प्रकट हो जाते हैं। तो कैसे प्रकट हो जाते हैं देख लेते हैं। करा कि सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। ठीक है, जब ये किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं तो नम्र एवं उष्ण हो जाती है और तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। क्या अब आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं। तो किस प्रकार बचाएंगे। कड़ा कि बूझो को याद है कि उसके दादा जी ने बताया था कि एक बार उनकी गेहूं की फसल कवक द्वारा नष्ट हो गई थी। वह जानना चाहता है कि क्या कवक रोग कारक भी है, यानी कवक जो रोग का कारक भी है। तो सही बात है, कवक जो है रोग का कारक भी होती है। पहली बताया कि इष्ट एवं छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी भी हैं, यानी इष्ट और छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी भी हैं।
परंतु कुछ कवक पादपों, जंतुओं तथा मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवकों का उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। किसके रूप में? औषधि के रूप में भी किया जाता है। अब आते हैं कि कुछ जीव यानी कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण के कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। यानी सहजीवी संबंध वैसे को कहेंगे जो दोनों को, अगर कोई दो मिल के काम मतलब एक जगह है तो दोनों को फायदा देगा, तो उसे हम सहजीवी संबंध कहेंगे। जैसे कि आप भैंस वगैरह देख रहे हैं, उसमें बोगला बैठा होता है तो बोगला जू को खाता है, तो जू को जो बगला खाता है तो भैंस को ही तो ये फायदा है कि उसका शरीर साफ हो जाता है और उधर बोगला का पेट भर गया। तो इसी प्रकार से कह रहा है ये सहजीवी संबंध कहलाता है। जैसे कि सहजीवी संबंध के जो उदाहरण हैं, लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदारी होते हैं। इनमें से एक है शैवाल होता है तथा दूसरा कवक है। यानी लाइकेन जो बना होता है शैवाल और कवक का बना होता है। ठीक है, शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जैसे हम लोग पीछे पढ़े हैं कि शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। कवक शैवाल को रहने का स्थान यानी आवास, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य जो है कवक को देता है। तो कह रहा है कि लाइकेन यानी इसका मीनिंग है, यानी इसका जो थ्योरेटिकल हो जाएगा, कैसे याद रखेंगे देख लीजिए। लाइकेन दो जीवों की भागीदारी से बनते हैं, एक बनते हैं शैवाल से और दूसरा बनता है कवक से। कवक बदले में शैवाल को आवास प्रदान करता है, पोषक तत्व प्रदान करता है, ठीक है, और जल प्रदान करता है। तो कवक को इस बदले में शैवाल क्या देता है? तो शैवाल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाद्य पदार्थ कवक को देता है। ठीक है, अब आता है कि मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। तो मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होगा, तो हम देखते हैं। यानी अब कह रहा है कि आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। सही बात है, पादप जो है मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इसकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक होते हैं। यानी याद रखिए उर्वरक और खाद में, यानी उर्वरक और खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं। यानी आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेगा कि उर्वरक और खाद में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, तो NPK याद रखेंगे। NPK यानी नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। NPP हो जाता है यानी फास्फोरस, यानी पोटेशियम, फास्फोरस। ठीक है ना, तो NPK यानी क्वेश्चन हो जाता है कि उर्वरक में आपसे क्वेश्चन होगा कि उर्वरक एवं खाद में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। तो उर्वरक और खाद में N, P और K, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो पोटेशियम का K होता है सिंबल। तो उर्वरक में 3 पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, पोटेशियम होते हैं और फास्फोरस होते हैं। नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस होते हैं। ठीक है, पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। इसीलिए जो है मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। क्या करेंगे? उसे जो है स्वस्थ भी रख सकते हैं। अब आता है कि पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए समांतर जो है यानी कहा कि पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए समांतर नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। यानी हम जानते हैं कि प्रोटीन जो है नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी सीधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर लेता है फिर पौधे नाइट्रोजन को विलय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु राइजोबियम कहलाते हैं
वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जो है विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। यानी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जो है विलेय पदार्थ में जो परिवर्तित करेगा, कौन करेगा? राइजोबियम नामक बैक्टीरिया। परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। वे चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं। तो राइजोबियम नामक जो जीवाणु है वो दलहनी फसलों में रहते हैं, फलीदार पादपों में रहते हैं। जिससे फलीदार पादपों के उदाहरण होंगे चना हो गया, मटर हो गया, मूंग हो गया और सेम हो गया। उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर जो है दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती है। यानी अधिकतर दालें जो है फलीदार पादपों से प्राप्त होती है। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं, अतः उनमें सहजीवी संबंध होते हैं। तो राइजोबियम में भी सहजीवी संबंध होते हैं। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है, उसको जो है नहीं देनी पड़ती। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए समानांतर उर्वरकों की आवश्यकता नहीं रहती। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं, ठीक है, अधिकतर पादप जो है स्वपोषी होते हैं। बहुत कम ही पादप अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी और मृतजीवी। परजीवी और मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः इन्हें विषम पोषी के रूप में समूहीकृत किया गया है। क्या हम कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे आंशिक विषम पोषी होते हैं? तो कीटभक्षी पौधे जो आंशिक विषम पोषी कहा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि वो जो है दूसरे को मार पीट के मतलब फंसा के खा जाता है, ठीक है, मार पीट के नहीं, फंसा के खा जाता है, ठीक है। आप देखिए, आपने कहा कि आओ आपने क्या सीखा, इसके बारे में देख लेते हैं। सारांश दिए हुआ है आपके चैप्टर में। कहा कि सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रख रखाव के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। तो दो चीज़ जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए अनिवार्य होता है, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद यानी उत्पाद होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है। क्लोरोफिल की सहायता से सौर ऊर्जा का संचयन करता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन यानी प्रकाश संश्लेषण में जो है ऑक्सीजन उत्पादित होते हैं। इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविता के लिए किया जाता है। कवक अपना पोषण मृत अथवा एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, वे मृतजीवी कहलाते हैं। अमरबेल जैसे पादप परजीवी हैं, वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, अतः विषम पोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विषम पोषी कहलाते हैं। तो आज ये क्लास 7 का साइंस का जो है पहला चैप्टर था, यानी पादपों में पोषण, और यहीं पे ये चैप्टर समाप्त होती है। और इसके जो है जो भी एग्जाम्पल अभ्यास प्रश्न हैं वो आपको हम वीडियो के माध्यम से अगले वीडियो में देंगे।